नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अंशु नैथानी जी। अंशु जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार। दरअसल कल आपने देखा कि संसद में कैसी कैसी छीजा लेदर हुई। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। मामला शिक्षा से हटकर रेपिस्ट होने तक या उनके समर्थकों तक चला। देश के नए शिक्षा मंत्री भी कल से आरोपों से घिर गए और उसका नतीजा ये निकला कि भारतीय जनता पार्टी अब झारखंड में पेपर में हुई अनियमितताओं पर संसद के बाहर हंगामा करती नजर आ रही है। इस देश के लोगों को यह समझना चाहिए कि जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भाजपा विरोध करे, जहां भाजपा की सरकार है वहां कांग्रेस विरोध करे। क्या इससे आपके देश के बच्चों का भविष्य सुधर रहा है? पत्रकारों का एक खेमा जैन जी के एफआईआर का विरोध करे और एक खेमा जैन जी की एफआईआर का समर्थन करे। क्या आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? भाई, मीडिया का काम तो यह है कि सच क्या है झूठ क्या है। वो ये क्यों कह रहा है कि उस आंदोलन में अपराधी आए थे? मीडिया को कैसे पता चला? और मीडिया को पता चला तो एफआईआर क्यों नहीं कराई? और एफआईआर हुई तो पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल क्यों नहीं भेजे? इन सब पर चर्चा कब होगी, कब बातचीत होगी? मैं तो कभी कभी मेरा दिमाग हिल जाता है ये सब बातों से। एक और नए आ गए हैं, एक ज्योतिषी आ गए हैं पत्रकारों में। वो एक बड़े चैनल के संपादक भी है। वो रोज सुबह चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, पता लगता है कि चैप्टर से ही चलेंगे ये देश। क्योंकि 2 चैप्टर प्रधानमंत्री शेयर कर ले जिस पत्रकार के, उसके तो चैप्टर खुल जाएंगे। तो उनके भी चैप्टर खुल गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि यूट्यूबर गिरफ्तार किए जाएंगे जिन्होंने रिपोर्टिंग की है वहां का। क्या मजेदार बात है। हम ये कह रहे हैं जो सरकार पर सवाल उठाए, छोटा बड़ा किसान, गांव का मजदूर, गरीब, सबको जेल भेज दो, झंझट खत्म करो। न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। आखिर ये सोच पत्रकार लॉबी में कैसे आती है कि अमुक पत्रकार यूट्यूबर हो गया, अमुक पत्रकार सरकार विरोधी हो गया। अगर जमीन की खबर दिखानी, अरे तुम छुपाते हो। कल जो ऑर्डर आया और उसका सीजेपी विरोध कर रही है और हम भी कहें कि सीजेपी विरोध कर रही है, तो इसमें हमारा दोष क्या है? चलिए मुद्दा डिटेल हो जाएगा। क्योंकि आज संसद चलनी थी, मोदी शाह को लेकर विपक्षी दल हंगामा कर रहे थे और 3 मिनट में अध्यक्ष को कुर्सी से उठा दिया। कल व्यवस्थित बंद हुई, आज फिर वही बवाल। तो आखिर क्या चल रहा? पहले तो संसद ले चलूंगा क्या हुआ आज शुरुआती दौर में, उसके बाद आप समझिए कि कैसे संसद स्थगित हुई और क्या इससे फर्क पड़ेगा। क्या आम जो विधेयक है उस पर भी चर्चा करेंगे, पास हो पाएगा? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यगण, 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में सुश्री हरजिंदर कौर तथा श्री गुरवीर सिंह रजत पदक जीतकर इस प्रतियोगिता में भारत का गौरव बढ़ाया है। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले सभी खिलाड़ियों, उनके कोच एवं टीम इंडिया को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। प्रश्नकाल सच्चिदानंदार। मैंने पहले भी कहा माननीय सदस्य, फिर आपसे आग्रह करता हूं, प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल को कभी बाधित नहीं करें। प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का होता है, सरकार की जवाबदेही होती है। कई माननीय सदस्य मेरे पास आकर आग्रह किया है कि हमारा बहुत कठिनाइयों से प्रश्न आया है और कुछ माननीय सदस्य जानबूझकर प्रश्न को बाधित करते हैं। मैंने आपको हर विषय, हर मुद्दे पर पर्याप्त समय दिया है, लेकिन इस तरीके से आप सदस्यों के प्रश्नकाल के समय बाधित करो, नियोजित तरीके से सदन को वेदांत केदा करो, ये उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज आप अपनी अपनी सीट पर बैठिए।
प्रश्नकाल के बाद इस चर्चा में भाग लीजिए प्लीज। नो प्लीज बैठिए। इकरा चौधरी जी मेरे पास आई, प्रश्नकाल चलने दो। सच्चिदानंद जी मेरे पास आए, कई मान्य सदस्य मेरे पास आए। आप मान्य सदस्यों के हक को नहीं मार सकते, ये तरीका उचित नहीं है। आप अगर सदन को वैधान करना चाहते हैं, नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करना चाहते हैं, ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। अंशु जी, आपने देख लिया, इसलिए मैंने दर्शकों को दिखाया कि हम अपनी तरफ से तो कोई बनावटी बात नहीं करते हैं कि हुआ भी ऐसा कि नहीं हुआ। 3 मिनट कुर्सी पर बैठ पाए और उठ गए। जिस सदन के अध्यक्ष की बात उसका सदन न माने, अपने सदन के सदस्यों को समझा ना पाए, तो क्या माना जाए? क्या हो रहा है संसद? देखिए शिव जी, आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो कुछ संसद में हो रहा है उसकी पटकथा इन्हीं लोगों ने लिखी है। जो हमारे स्पीकर महोदय करते हैं, माननीय जो करते हैं, तो पिछली बार क्या हुआ था, इनके खिलाफ किस तरीके से सभी जो है विपक्षी सांसद मिलकर के अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, उसकी बहुत बड़ी वजह थी कि एक पक्षपाती पूर्ण रवैया रहता है। और आज जो हमने देखा कि जो अगर विपक्षी सांसद मांग उठा रहे हैं तो कोई गलत नहीं उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर को आकर भाई सदन को बताना चाहिए कि छात्रों के ऊपर इतनी बर्बरता क्यों हुई, क्यों उन पर लाठियां डंडे बरसाए गए। छात्र अस्पतालों में पड़े हैं। आपके बिहार में AK-47 छात्रों के ऊपर चलाई गई है और छात्र इसकी जवाबदेही तो मांग रहे हैं। और किससे मांग रहे हैं? वही जो कानून व्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं, यानी कि जो होम मिनिस्टर है। तो गृह मंत्री ही तो आके सदन को बताएंगे, सफाई देंगे। लेकिन सरकार का दम्भ ऐसा है, इस सरकार का अहंकार ऐसा है कि उनको लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, हमने दबाव में आके शिक्षा मंत्री का इस्तीफा ले लिया, उतना काफी है, एक बिल ला रहे हैं उतना काफी है, बाकी इतनी मांगे हम नहीं मानेंगे। लेकिन विपक्ष ने चूंकि छात्रों को एक वादा दिया है और छात्रों के साथ वो जुड़ा रहा है, अगर छात्रों की आवाज विपक्ष नहीं उठाएगा तो उसकी जवाबदेही छात्रों के प्रति कम नहीं होगी क्या? राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से लगातार छात्रों से मिले हैं, नेहा बोरा और तमाम AISF के छात्र उनसे मिले हैं और उनको वादा किया गया कि हम संसद में आपके मुद्दे को उठाएंगे। और छात्रों के ऊपर ये बर्बरता पूर्वक जो मार पिटाई की गई है, उन पर मुकदमे किए गए हैं, कई जगह उन पर FIR अभी भी है, वापस नहीं ली गई है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और स्पीकर साहब जिस तरीके से करते हैं, वो उन्होंने पहले भी देखा है कि उनके पक्षपाती रवैये को लेकर हमेशा नाराजगी रही है और अपने ही तौर तरीके से वो सदन को चलाना चाहते हैं। अगर वो इस चीज को बता दे, निश्चित कर दे, बात करे सरकार से कि हाँ भाई गृह मंत्री आकर बताएंगे सदन को कि आखिर इतनी लाठियां क्यों भांजनी पड़ी छात्रों पर, क्यों ऐसा किया गया कि अपने ही देश के युवाओं पर आपको AK-47 ताननी पड़ती है, तो ये तो बहुत जरूरी सवाल है। तो जो विपक्ष कर रहा है, मुझे लग रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। और वो जो कहा जा रहा है कि आप व्यवधान डालते हैं, तो संसद फिर है किसके लिए? अगर जनता के मुद्दों को उठाने के लिए नहीं है तो संसद है किसके लिए, ये आप बताइए। जो अभी सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो यही है, इस आंदोलन के बाद पूरी शिक्षा नीति पर बहस छिड़ी हुई है और जो आप बिल लाए हैं, आप समझ रहे हैं क्या उसी बिल से पूरी इतिश्री हो जाएगी? कानून तो देश में बहुत सारे हैं, इससे पहले भी पेपर लीक मामले पर कानून था, क्या कर लिया आपने? 2024 में भी पेपर लीक हुआ था, किसी को सजा होती है, जमानत पे सब छूट जाते हैं, कोई भी अपने मुकाम तक पहुंच पाता है, मुकदमा, सजा होती है किसी को कि वो नजीर बने कि हाँ कोई पेपर लीक या इस तरह की घटना करेगा तो इतनी कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलती है कि कोई हिम्मत ना कर सके। अंशु जी, पिछली बार संजीव दहिया को पुलिस ने, CBI ने गिरफ्तार किया, सबूतों के अभाव में उसे रिहा कर दिया गया। तो पहले गिरफ्तार क्यों किया गया? लोगों की गुस्सा के चलते। अब आप ये कह रहे हो कि 2 साल पहले भी तो कांग्रेस के शासन में हुआ, केंद्र में कौन बैठा था? सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं किया? केंद्र में बैठा कौन था 2 साल पहले? आप ये कह के नहीं छूट सकते कि झारखंड में पेपर लीक हो गया, झारखंड में सरकार के ऊपर कार्रवाई करे केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी करें, क्योंकि मोदी की साख बिगड़ रही है पेपर लीक पर। भाई कार्रवाई तो आपको तय करनी पड़ेगी। हम ये कहें कि हमारे प्रोग्राम में अंशु जी आती हैं और बीजेपी का समर्थन या सरकार का समर्थन गलत मुद्दों पर करके चली जाती है, तो या तो हमें अंशु जी के साथ प्रोग्राम बंद करना चाहिए या फिर अंशु जी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए या अंशु जी से मना करना चाहिए, इन मुद्दों पर मत बोलिए। कुछ तो करना पड़ेगा भाई, सत्ता में आप बैठे हो,
झारखंड में सरकार कांग्रेस समर्थित है। अरे आप भेजो नोटिस सरकार को कि जवाबदेही तय करो, संसद में आके बताएं मुख्यमंत्री। 2 दिन में मुख्यमंत्री राइट टाइम हो जाएंगे। अब आप ये कहो कि कांग्रेस और सपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे बिल के खिलाफ बोल रहे हैं और हम संसद के बाहर हंगामा कर रहे हैं। अरे आपने तो आज राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव भी चुन दिया बिना पूछे, चंपत राय का खास आदमी। आप क्या क्या नहीं कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? पूरे कुएं में भांग डाल के कुएं को गोल गोल घुमाते रहते हो। कभी राम मंदिर मुद्दा, कभी मतलब सारे मुद्दों को एक एक्यूरेट नहीं होने दे रहे। कल से बात हो रही है, संसद चलने लगा, फिर आज क्यों व्यवधान आया? क्या वजह थी? कुछ तो ऐसा हुआ होगा देर रात। भाई जब संसदीय कार्यवाही में से आप शब्दों को हटवाओगे, आपने कहा ऑथेंटिकेट कीजिए। अखबार में खबर छपी है कि प्रहलाद जोशी ने बिल्किस बानो के मामले में रेपिस्टों का समर्थन किया। अखबार झूठा था, उन्होंने अपना बयान दिया तो बयान झूठा था, वो बाकायदा एनडीटीवी का बयान है। तो ऐसे मामलों को ऑथेंटिकेट करने के बाद भी अगर आप उन शब्दों को हटवाओगे तो इसका मतलब ये है कि आप सबूत ही नहीं जाने दोगे संसद में। कोई प्रधानमंत्री पर सवाल कर दे तो आप हटवा दोगे। अमित शाह गालियां दे दें तो वो कहते हैं आप उचित समझो तो हटवा देना, न समझो तो मत हटवा देना। क्या हो रहा है ये? अंशु जी, सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि गुजरात सरकार में भी लागू हुआ ये पेपर लीक का मामला, तो वहां क्या हुआ? बिल्कुल, बहुत ही मतलब ये तो हतप्रभ करने वाली, हैरान कर देने वाली जानकारी है जो अभी मैं दर्शकों के साथ शेयर करूंगी। ये जो सरकार अभी ये बिल जो लेकर आई है पेपर लीक को रोकने के लिए, जिसको प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 का नाम दिया गया है। कानून तो पहले भी था। दर्शकों को मैं बता दूं कि बिल्कुल इसी की तर्ज पर 2023 में पेपर लीक रोकने के लिए गुजरात में भी ऐसा ही एक कानून लाया गया। तो आपको सोचना चाहिए कि वाह वाह, उसके बाद तो भाई गुजरात मॉडल तो इतना अच्छा है, वहां तो सब फिर पेपर लीक रुक जाना चाहिए था, सब अच्छा अच्छा होना चाहिए था। लेकिन उसकी सच्चाई सुनिए। कल ही मेरी एक गुजरात के बहुत बड़े पत्रकार से बात हो रही थी। उन्होंने जो बताई बातें तो उनको उसको सुनकर के तो मैं एकदम हैरत में पड़ गई। वहां इस बिल के आने के बाद और पिछले कुछ सालों में 35 परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। यानी कानून का क्या असर है आप ये देख लीजिए। कानून बन गया 2023 में और तब से लगातार 35 परीक्षा के पर्चे, जिसमें कई तरह की परीक्षाएं हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं और शिक्षा की परीक्षाएं हैं, बहुत परीक्षाएं हैं, वो लीक हुई। 35 पर्चे और 201 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया आरोप में, लेकिन कन्विक्शन, सजा किसी को नहीं हुई। जमानत पे लोग छूट गए, फिर वही धंधे कर रहे हैं, वही सब चला रहे हैं। यानी कानून किस काम का है? अगर आपकी नीयत साफ नहीं है, नीति साफ नहीं है, तो आप इस कानून से भी क्या कर लेंगे? कानून आप बना रहे हैं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए, छात्रों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। उन्होंने तो पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर लिख दिया कि गुजरात में जिस तरीके से ये माफिया काम करता है, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह, संगठित क्राइम की तरह। और उन्होंने कहा कि मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो सत्तारूढ़ दल है, सभी जानते हैं कि भाई 30 साल से गुजरात में कौन शासन कर रहा है। 12-13 साल से आप देश भर में भी वही गुजरात मॉडल ला रहे हैं। तो वैसा ही बिल आप यहां पर भी ले आए और वहां पे पेपर लीक तो आप रोक नहीं पाए। गुजरात में बात कर रहे हैं, देश भर में आपका रुकेगा। उन्होंने कहा कि यह सभी लोग जो इस तरह से जुड़े हुए हैं, वो सत्तारूढ़ से जुड़े हुए लोगों के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। संघ आरएसएस के जो लोग हैं वो इसमें कई तरीके से शामिल पाए जाते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एनटीए क्या है? एनटीए के ऊपर जो बैठे हुए लोग हैं उनका कहाँ कनेक्शन है, आरएसएस से कितने कितने कनेक्शन है, इसको तो लोग जानते ही हैं। विश्वविद्यालयों में आज कौन लोग बैठे हुए हैं, शिक्षा के सभी उच्च स्तरों पर कौन लोग बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से पेपर लीक माफिया संगठनात्मक रूप से काम कर रहा है, जिसको पूरा राजनीतिक प्रशय प्राप्त है। तो आप कितने कानून ला लीजिए, कितने आप कठोर ला लीजिए, 2 करोड़ 10 करोड़ क्या 20 करोड़ की आप जुर्माना भर लगा दीजिए, जब किसी को सजा ही नहीं होगी, जब किसी को सजा ही नहीं होगी, जो अब जमानत पे छूट जाएंगे, जब आप कुछ नहीं वहां पे साबित कर पाएंगे और कुछ होगा ही नहीं क्योंकि उनको प्रश्रय है, तो फिर क्या होगा इस कठोर कठोर कानून का? कानून तो अभी भी बहुत अच्छे हैं, कानून को आप इंप्लीमेंट तो कीजिए। तो ये पूरा उन्होंने उसको उजागर करके रख दिया
कि भाई आज तो ये माहौल बन रहा है कि आप कुछ भी खरीदिए, भाई कोई भी परीक्षा आपको खरीदनी है आप खरीदिए, आप फ्री हैंड है, पैसे लाइए, डिग्री खरीदिए, दाखिला खरीदिए, नौकरी खरीदिए, सब कुछ खरीदिए। यानी गरीब बच्चों के लिए, मध्यम वर्गीय बच्चों के लिए, उनके लिए अब कोई जगह नहीं है इस व्यवस्था में, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे कॉकरोच और ये जेनजी, किस लिए लड़ाई लड़ रहे थे वामदल के ये बच्चे छात्र? यही बात ना कि शिक्षा को आज आपने व्यवस्थागत रूप से निजीकरण करके और उसके ऊपर और पेपर लीक माफिया को इस तरीके से उसका तंत्र मजबूत करके और पूरा तरीके से मतलब उसकी पारदर्शी व्यवस्था की धज्जियां उड़ा करके आपने चीजों को कर दिया। अब बताइए, एनटीए जैसी संस्था जिसमें आरटीआई लागू नहीं होता, आप कुछ पूछ नहीं सकते इनसे, जो मर्जी करते रहेंगे, तो आप ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं गरीब बच्चों को, मध्यम वर्ग के बच्चों को, जिनका एक ही चीज होता है भाई, वो बड़े बड़े कॉलेजों की 40 लाख 50 लाख की फीस तो भर नहीं सकते, उनके पास अब एक ही ले दे के चारा बचा है कि भाई सरकारी परीक्षाएं दे, किसी तरह नौकरी मिले, या सरकारी जो इंस्टीट्यूट है उनके दाखिले के लिए वो जी तोड़ मेहनत करते हैं दिन रात, और वहां उन्हें दाखिला मिले तो कुछ वो डॉक्टर इंजीनियर बन सके। लेकिन आपने वहां क्या किया? वहां आपने पर्चे लीक का इस तरीके से एक तरीके से उसको प्रश्रय दिया माफिया राज को कि आज वो बच्चे सड़कों पर आने को मजबूर हो गए, जब उनको अपना कोई भविष्य ही नहीं दिख रहा है। और इस पर भी अब आप क्या करते हैं? आपने ये बिल की बात कर दी, वो भी एक बिल्कुल एक आई वॉश है। मुझे लगता है अगर आपकी नीति सही है तो आप आकर संसद में इसका जवाब दीजिए। नीतिगत सुधार क्या करेंगे ये बताइए। एनटीए जैसी संस्था को हटा करके आप दूसरी कौन सी पारदर्शी संस्था लाएंगे ये बताइए। जवाबदेही आप तय कीजिए, आप समाधान दीजिए। इनकी सरकार ने हमेशा देश को समस्या दी है, समाधान तो ये कभी नहीं दे पाए। समाधान के नाम पर केवल आई वॉश, धूल झोंकना। और अभी आपने जो बिल्कुल सही बात की, मैं 1 मिनट और लूंगी, जो अब इनके जो सारे जो गोदी मीडिया वाले एंकर है भाई, उनको पता है कि अब ये जेनजी तो इनके चैनल पे आती नहीं है, उनके चैनल को तो ये देखती नहीं है। अब ये सारे रातों रात ये खुद भी सोशल मीडिया पे सक्रिय हो गए हैं। आपने सही कहा, वो उन एंकर को पाठशाला चलाने का बहुत शौक था। अब पाठशाला वो तो नहीं चला रहे, एक दूसरी बहन जी चला रही हैं, तो लेकिन पाठशाला चलाने का उनका शौक खत्म तो हुआ नहीं, तो रोज 1 2 3 चैप्टर पढ़ा रहे हैं। अब वो क्या बातें बता रहे हैं? आप एक दिन वहां पर कवर करने नहीं आए उस आंदोलन को, और अब आप बता रहे हैं कॉकरोचों ने तुम्हारा आंदोलन खराब कर दिया, जेनजी। यानी अब जेनजी और कॉकरोच के बीच वो लड़ाई लड़वा रहे हैं। नहीं, उसके मतलब लिए इस तरीके की आरक्षण हटाओ आरक्षण बचाओ और बीच में। हाँ, यानी अभी भी वो सही मुद्दों पे बात नहीं कर रहे कि नीतिगत क्या सुधार होने चाहिए। जेनजी ने इतना समझा दिया, इलाज कर दिया, समझ नहीं आ रही है कि आप एनटीए जैसी संस्थाओं को हटाओ, पारदर्शिता लाओ आप परीक्षाओं में, आप जो अभी भी जो कानून है, लॉ है, उनको आप सख्ती से लागू करो। भाई जो कसूरवार है आप उनको सजा तो दिलाओ। अभी प्रधानमंत्री फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात कर रहे हैं, हम भी देखते हैं कितनी जल्दी इस पर फैसला आता है और कितने दोषियों को सजा होती है। भाई हमें तो ये देखना है कि सजा किसको हुई। यहां तो उल्टा ये होता है, 2024 में जो एनटीए में जो उस समय बैठे हुए थे मुख्य पदों पर, जब ये पेपर लीक हुआ उस समय भी नीट परीक्षा में, उसके बाद क्या हुआ? उन्हें हटा दिया गया। हटाने के बाद क्या हुआ? उनमें से कईयों को और ज्यादा मलाईदार पद दे दिए गए। एक को तो भाई पता चला, जो कि आरएसएस संघ से जो जुड़े हुए थे, उनको छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के कोई सलाहकार के उसमें डाल दिया गया। यानी कि आप दिखाने भर के लिए उनको हटा देते हैं और उसके बाद उनको और ज्यादा इनाम इकराम मिलते हैं और अच्छे पद मिलते हैं। सोचा तो शायद यही जा रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान को भी कोई और मिनिस्ट्री दे देंगे और ये कर देंगे, लेकिन दबाव इतना था कि अभी उनको इस तरह से नहीं दिया गया। लेकिन आगे क्या जाने, कैबिनेट शफल में भी दे, जब ये उनको माला और हार पहना सकते हैं, जो कि 21 छात्रों की भाई आत्महत्या का दोषी है, उसकी संसद में जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं, तो कुछ भी सरकार कर सकती है। तो जवाबदेही आपसे मांगी जा रही है। जिन छात्रों पे आपने गोलियां चलवाई, जिनको आपने पीटा, जो अपना हक मांग रहे थे, तो क्यों नहीं गृह मंत्री आकर के सदन में जवाब देंगे? अभी भी आपका अहंकार कम नहीं हो रहा है और अभी भी आप अपने संरक्षित मीडिया के द्वारा गलत प्रचार कर रहे हैं। उन बच्चियों के खिलाफ इतने गलत नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ सुबह से इसी तरह के सोशल मीडिया में मीम और रील आ रहे हैं, जिनमें उन बच्चियों को इतना गलत बोला जा रहा है। उन बच्चियों की तुलना बाजारू औरतों से की जा रही है
कितना गलत आप बोल रहे हैं। उन बच्चियों की इज्जत सरेआम नीलाम की जा रही है। उनको कहा जा रहा है जो आंदोलन में आई थी वो बच्चियां वो अच्छे घरों की नहीं थी, वो शालीन नहीं थी, सभ्य नहीं थी। ये गंदे नैरेटिव आप फैला रहे हैं। तो अभी भी आप सुधरे नहीं, अभी भी नहीं सुधरे। तो जेनजी, कॉकरोच और इन सब ने कह दिया है कि हम अभी लौटे नहीं हैं, हम फिर आ जाएंगे, हम फिर आ जाएंगे। आप देख रही हैं इसे बालिग नाबालिग में तब्दील कर रहे हैं, आरक्षण विरोधी में तब्दील कर रहे हैं। मतलब वही बात है, फूट डालो राज्य करो। जैसे हिंदू मुसलमान का नैरेटिव अब ध्वस्त हो गया तो अब नई फूट डालो। मैं आपको बताएं अंशु जी कि मैं बातचीत कर रहा था तो मुझे लग रहा है कि जो 30 वर्ष से नीचे का युवा है वो 100 का 100% मोदी सरकार से नाराज है, भयंकर वाला। 30 से 40 वर्ष के बीच का जो युवा है वो निर्णय ले नहीं पा रहा है कि कौन सच है। मतलब वो वहां में है, ना वो इधर है 100%, ना वो इधर है 100%, आधा आधा भी नहीं है। और जो 40 से ऊपर का वर्ग है उसमें 60% लोग प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं कि प्रधानमंत्री ठीक कर रहे हैं। और जो 60 वर्ष से ऊपर का बुजुर्ग है जो पेंशन पा रहा है वो सरकार के गुण गा रहा है, और जिसे पेंशन मिल नहीं रही है वो कह रहा है कि बिल्कुल सही ठिकाने पर सवाल हो रहा है। मतलब पूरा देश बट गया इनके चक्कर में, परिवार बट गए। घर में 3-3 खेमे हैं, एक खेमे में कांग्रेस समर्थक हो गया, एक सपा समर्थक हो गया, एक भाजपा समर्थक हो गया। क्या दिया है आपने इस देश को? तोड़फोड़, बांटचूट। और आज 12:30 बजे राहुल गांधी बोलेंगे और उससे पहले ये आलम है, हालांकि घड़ी 12:30 बजा रही है। तो क्या बोलने से पहले ही बीजेपी के छक्के छूट गए? अंशु जी बस छोटा सा एक कमेंट चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहां राहुल गांधी खड़े होते हैं, जहां वो कोई बोलना शुरू करते हैं, ये लोग थर थर कांपने लग जाते हैं, सदन में आना नहीं चाहते हैं। कितनी बार व्यवधान डालते हैं, कितनी बार व्यवधान डालते हैं। इसी व्यवधान की वजह से पिछली बार स्पीकर को क्या झेलना पड़ा था वो खुद जानते हैं। माइक कभी बंद कर दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। वो कोई भाई सही फैक्ट्स बताना चाहते हैं तो उसको नहीं करने दिया जाएगा। वहां निशिकांत दुबे कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अंटशंट बोल सकते हैं, कोई किताब दिखा ले, कुछ कर ले, उनको लेकर के स्पीकर साहब हंसते रहेंगे, उनको कुछ नहीं कहेंगे। तो यही वजह है कि राहुल गांधी आज बहुत कड़े सवाल उठाने वाले हैं और देश उनको सुनने का इंतजार कर रहा है, देश उनको सुनने का इंतजार कर रहा है। उन्होंने उसी दिन कहा था, जिस दिन उन्होंने कहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना होगा, और कुछ ही घंटों में इस्तीफा आ गया था क्योंकि छात्र उनके साथ आकर खड़े हो गए थे। एआईएसएफ की नेहा बोरा और सभी छात्र खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा था कि इस आंदोलन को और तेज हो जाएगा। अब तो कांग्रेस का भी सपोर्ट है। तो राहुल गांधी आज एक ऐसी आवाज है जो गरीबों की, वंचितों की, छात्रों की, सबकी आवाज उठा रहे हैं। वो जा जाके लोगों से मिलते हैं। आज इरफान नाम का जो एक युवा है, जिस तरीके से उसने बताया कि आज इतना 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 अंतर क्यों है सोसाइटी में, समाज में, कि एक तो इतना ऊपर बैठा है और एक के पास खाने को भी नहीं है। और आप बात करते हैं हिंदू मुस्लिम की, आप बात करते हैं समाज को तोड़ने की। राहुल गांधी उसके घर जाते हैं और उसको मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि तुम जैसे युवाओं की हमें जरूरत है। तो देश जानता है, युवा जानते हैं कि कौन हमारे साथ है। आप फ्रेंड्स बोल के इन युवाओं को अपना फ्रेंड नहीं बना लेंगे जब तक उनके हक में आप कोई सुधार नहीं करते हैं। रीलबाजी करने से कुछ नहीं चलेगा। और राहुल गांधी को देख लीजिएगा कि कितना ये बोलने देते हैं, कितना व्यवधान डालते हैं, कितना माइक बंद होता है, कितनी बार शोर शराबा आता है। मैं तो यही देखना चाहती हूँ। अभी तो बोला नहीं है तो इतना डर है, अभी तो खाली संसद के बाहर बोल रहे थे। संसद के अंदर बोलेंगे तो देखिएगा कि कितनी। लेकिन अब बहुत सारी चीजें बदल गई हैं। देश भी चूंकि जानता है, सभी प्लेटफॉर्म पे देखता है, तो ये चीज करनी इतनी आसान नहीं होगी। ये इंतजार जरूर रहेगा कि सवाल के उन्होंने बहुत बड़े बड़े उठाए हैं और बात जवाबदेही की है। केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा। जो छात्रों के ऊपर दुर्व्यवहार, दुराचार हुआ है तो गृह मंत्री को आकर जवाब देना है, माफी मांगनी है। ये मुद्दा है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे को वो जोर शोर से उठाएंगे, पुरजोर तरीके से उठाएंगे। यही वजह है कि इसको लेकर अभी बहुत एक संकोच या इस तरीके का भय का माहौल अभी जो है वो सरकार के अंदर चल रहा है कि इसको पूरा टैकल कैसे किया जाए। और बस विपक्ष के ऊपर नाम डाल दो, शोर शराबा कर रहे हैं, बार बार स्थगित करते रहो और ऐसे समय बिता दो। क्या है इनकी स्ट्रैटेजी? मुझे तो यही लगता है। आप चाहूंगी अंतिम कमेंट आप दें और चर्चा को समाप्त कीजिए। मैं तो अब ये देखूंगा कि राहुल गांधी बोलते समय कितनी बार रोक टोक होती है,
कितनी बार उनके खिलाफ बीजेपी के सदस्य खड़े होते हैं, इसकी प्रतीक्षा रहेगी। कुछ ही देर में वो बयान देंगे और फिर बयान के बाद हम आपसे बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल इस खबर को यहीं विराम देंगे। और मेरा बस मानना है, इस देश के नागरिकों को फूट से बचना चाहिए। एकत्रित रहो, सरकार से सवाल करो। मैं नहीं कहता किसको वोट दोगे, लेकिन आपको अपनी सरकार से सवाल करने का हक कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और जितना इस हक के पीछे जाओगे तो ठीक वैसा ही होगा जैसे पहले आनुवांशिक लक्षण में मानव के पूंछ पाई जाती थी। पूंछ का प्रयोग मानव ने नहीं किया तो आज पूंछ नहीं है। ऐसे ही आपसे ये सवाल भी छूट जाएगा कि आप सवाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि आपने सवाल करना बंद कर दिया है। आपने कुछ लोगों के हवाले सवाल कर दिए हैं जो दिन भर झूठे सवाल करते हैं, दिन भर गलत नैरेटिव तय करते हैं, दिन भर गलत तथ्य प्रस्तुत करते हैं। सही को सही कहने में उन्हें डर लगता है, झूठ को सही कहने में वो माहिर हैं और झूठ को सच का लबादा पहनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं, जो हर बार इसमें कालिख लेकर सामने आता है, फिर भी कहते हैं मैं झूठा नहीं। तो अंशु जी, इस कार्यक्रम को यहीं विराम दीजिए। जी, और चलते चलते दर्शकों से यही अपील करना चाहेंगे, अगर आप चाहते हैं हमारी ये निर्भीक पत्रकारिता जारी रहे, इसी निष्पक्ष तरीके से हम खबरों को आपके सामने लाते रहे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया है तो इतना सपोर्ट कीजिए कि इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और कमेंट जरूर करिए कि आप कैसी खबरें चाहते हैं जो हम आपके सामने लेकर आए। तो इस चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ लेकिन बने रहिए और भी खबरों के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।